हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन जलवायु, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें आपको कवर कराई थी, तो इस वीडियो में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइनें कवर कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी एनसीईआरटी की लाइनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि जो ये मॉनसून शब्द दिया है ना, ये शब्द हमारे देश में जब वो लोग घूमने आए थे, ठीक है, तो वो कौन से देश के लोग थे जिन्होंने मॉनसून नाम दिया था? तो वो थे आपके अरबवासी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मॉनसून का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो मॉनसून का प्रभाव जो है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ये मॉनसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ तथ्य दे रखा है। एक तथ्य है विभेदी प्रक्रिया के कारण, ठीक है, कि क्या होता है कि भारत का जो स्थल भाग है उस पर किस प्रकार का दबाव होता है और जो समुद्र के ऊपर किस प्रकार का दबाव होता है। दूसरा ये है उष्ण कटिबंध अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र। ठीक है, तीसरा है आपका जो हिंद महासागर में जो मेडागास्कर है उसके ऊपर बनने वाला दाब। ठीक, चौथा है तिब्बत का पठार का गर्म हो जाना। और पांचवा है आपका जो हिमालय के उत्तर जो है ना, जो आपकी जैड धाराएं जो हैं, ठीक है, जैड धाराओं का प्रभाव। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्थल और तथा जल के गर्म या ठंडे होने की जो विभेदी प्रक्रिया है उसके कारण भारत के स्थल भाग पर तो बेटा निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और जो समुद्र के ऊपर जो है ना उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना, जो विषुवत रेखा जो होती है, जो जो डिग्री 0 डिग्री पर स्थित है, उसके 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है ये अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ये जो है ना अपनी स्थिति से थोड़ा सा खिसक जाता है। किस ओर खिसक जाता है? गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। और इसे ही जो है ना, इस उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र की स्थिति का गंगा के मैदान की ओर खिसक जाना ही मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो मेडागास्कर है, जो अफ्रीका देश के पास छोटा सा आइस है, ठीक है, आइलैंड है, वहाँ पर जो है ना, उसके मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर जो है ना उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, कौन सा दाब का क्षेत्र बनता है? उच्च दाब क्षेत्र बनता है। और यही दाब जो है ना, यही हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। आपका ये है 1, 2 और 3 तो हो गया, ये हो गया 4 में तिब्बत का पठार जितना गर्म होगा, ठीक है, गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तिब्बत का पठार गर्म हो गया। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। परिणाम स्वरूप क्या होगा? पठार के ऊपर जो है ना, समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ना तीव्र ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर से नीचे जो है ना वायु धाराएं बहती हैं, और वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। उच्च दाब नहीं होता क्योंकि गर्म होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पांचवा पॉइंट ये कहता है कि हिमालय, अब जो आपकी पश्चिमी जैड धाराएं हैं वो हिमालय के उत्तर में है, और जो आपकी पूर्वी जैड धाराएं हैं वो भारतीय महाद्वीप के ऊपर, उन पर उनका प्रभाव रहता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जैड धाराओं का प्रभाव रहेगा, और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जैड धाराओं का प्रभाव रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका दक्षिण दोलन। अब ये यहाँ पर आप दक्षिण दोलन देखो, दक्षिण दोलन में क्या होता है, जब प्रशांत, जो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर तो सबको पता है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब पैदा हो जाता है, और जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय के पूर्वी भाग में निम्न दाब पैदा हो जाता है। ठीक है, ये तो है आपका
दक्षिण दोलन। लेकिन कुछ स्थिति में क्या होता है, यही दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। ठीक है, यही जो है क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो ये दाब की अवस्था में इस नियतिकाल परिवर्तन को ही दक्षिण दोलन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जब ये जहाँ पर निम्न दाब बना था वहाँ पे उच्च दाब हो गया, जहाँ पर उच्च दाब बना था वहाँ पे निम्न दाब हो गया। तो यही परिवर्तन, यही दाब की अवस्था को, इस नियतिकाल परिवर्तन को क्या कहा जाता है, दक्षिण दोलन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जब ये जो ये परिवर्तन है वो ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है ना औसत से कम और विलंब आने वाला मानसून होगा। ठीक है, दाब का अंतर ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो मानसून का आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा विलंबकारी रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक एल नीनो एक क्या है, एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है, जो किसका लक्षण है, दक्षिण दोलन का ही एक लक्षण है। और ये कैसी समुद्री जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब ये क्या करती है कि जो पेरू तट पर, ठीक है, पेरू तट पर ठंडी हवा बहती है, तो लेकिन ये क्या करती है, एक 2 से 5 वर्षों के अंतराल में पेरू तट से होकर गुजरती है, जो कि क्या करती है, पेरू की ठंडी जलधारा को गर्म जलधारा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इस दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध किसका, एलिनो से है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एलिनो क्या है, एक अस्थायी तथा गर्म जलधारा है। याद कर लेना कि एलिनो क्या है, एक गर्म जलधारा है जो ठंडी पेरू जलधारा को परिवर्तित कर देती है गर्म जलधारा के रूप में। ठीक है, अब मानसून का आगमन और मानसून की वापसी कब होती है, सबसे पहले इसके मंथ ज़रूर कर लेना, कितने दिनों का होता है ये कर लेना। ठीक है, इसमें जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो आपकी जो व्यापारिक पवनें होती है वो तो नियमित होती हैं, लेकिन जो मानसून पवनें होती है वो अनियमित नहीं होती। तो आप ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानसून व्यापारिक पवनें तो नियमित है, क्या मानसूनी पवनें नियमित हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पर बोला कि मानसून का आरंभ जो है ना कब होता है, वो होता है जून के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होगा। कितने दिनों के बीच में रहेगा, 100 से 120 के दिनों में रहेगा। ठीक है, अब देखोगे आप कि कई बार जो है ना अचानक से वृद्धि हो जाती है वर्षा में, कई दिनों तक लगातार झमाझम बरसने लग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रसोटन। ये पूछा जा सकता है मानसून प्रसोटन हम किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, सामान्य बारिश होती है लेकिन बहुत तेज़ बारिश होती है, और फिर बोलेंगे कई दिनों तक होती है, कि क्या ये तीनों कथन सही है। ठीक है, इस तरह से तो मानसून प्रस्फोट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फटना। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो कि समानतः हमारे देश में, हमारा जो भारतीय देश है, भारत देश में जो मानसून है वो कब प्रवेश करता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इसके बाद जून में जब वो प्रवेश कर गया तो इसके बाद क्या होता है, वो कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक अरब सागर में चला जाता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम ये लाइन पढ़ेंगे कि जो कहाँ पर अरब, जो लाइनें अलग अलग हुई थी, जो 2 भाग बटे थे ना आपके भारतीय मानसून के, ठीक है, मानसून के, तो ये जो दोनों शाखाएं हैं ये आपस में कहाँ पर मिलती हैं, तो ये दोनों जो है आपस में कहाँ मिलती है, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भागों में आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनसून की वापसी जो है ना वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में ही प्रारंभ हो जाती है, कि मानसून लगने लग जाता है सितंबर के महीने में। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता, तो पीछे हटने का वो पूछा था, तो उसका आंसर था आपका अक्टूबर। ठीक है, पूरी तरह से पीछे कब हट जाता है, अक्टूबर तक। ठीक है, अब यहाँ पर बोला, यहाँ से तो पीछे हट गया, दक्षिणी भाग से वापस जाना शुरू हो जाता है,
और तो वहाँ पर दिसंबर के प्रारंभ में देश के शेष भाग में क्या होता है, मानसून की वापसी हो जाती है। ठीक है, लगभग लगभग सब में हो जाती है। अब यहाँ पर पूछा जो वापस हो रहा है, तो सबसे पहले मानसून की पहली बारिश कहाँ होती है, द्वीपों पर। मानसून की सबसे पहली बारिश कहाँ होती है, द्वीपों पर होती है। और ये जो है ना, इसका कर्म याद रखना। ठीक है, जब वो आ रही है तब का, और जब वो जा रही है तब का। जब वो आती है तो उसका जो डायरेक्शन रहती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ रहता है। कौन से मंथ में, अप्रैल के अंतिम माह से मई के प्रथम सप्ताह तक होगी। ठीक है, और जब मानसून जाता है तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह के बीच में। और कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर से दक्षिण, अपोजिट है ये। ठीक है, आना दक्षिण से उत्तर से आएगा, और जब जाएगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, अब ऋतुओं में आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग ऋतुएं रहती है। ठीक है, और उसे हम महीनों के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर रखा है कि इतने से इतना मंथ जो है वो आपका ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, इस तरह से। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में आपको पता है कि तापमान बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ के वर्षा के स्वरूपों में विभिन्नता होती है। ठीक है, ये कोटेशन में, ये आपका स्टेटमेंट में आ सकता है कि तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत विभिन्नता होती है, या यहाँ पर वर्षा के स्वरूपों में विभिन्नता नहीं होती। तो कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना कि जो तटीय क्षेत्र के तापमान है वहाँ पर तापमान में विभिन्नता नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन वर्षा के स्वरूपों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, पहले हम ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु कब से कब शुरू हो जाती है, वो शुरू होती है आपके मध्य नवंबर से फरवरी के महीने तक। ठीक है, फिर है जो आपका ठंड का मौसम है, यानी कि शीत ऋतु है, वो आपका किस तरह का मौसम रहता है, किस तरह का तापमान है, कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो तापमान जो हो गया दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाता है। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में तापमान क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर घट जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर आप देखो, ये आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये जो है ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है, बहती हैं। और ये जो इसकी डायरेक्शन कहाँ से रहती है, स्थल से समुद्र की ओर। जब ये स्थल से समुद्र की ओर आएंगी तो अपने साथ में उनके उनके पास नमी की मात्रा बहुत ही कम होगी। ठीक है, कम ना के बराबर होगी लगभग। तो यहाँ पर इस मौसम में जो मौसम रहता है, इस ऋतु में जो मौसम रहता है वो शुष्क रहता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण कुछ मात्रा में जो है ना वर्षा हो जाती है। कहाँ पर, तमिलनाडु के तटों पर हो जाती है। क्यों होती है, अभी हमने तो देखा भाई ये समुद्र स्थल से समुद्र की ओर बह रही हैं तो इनके पास तो नमी है नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के तट पर ये पवनें जो है ना, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, जब समुद्र से स्थल की ओर बहेंगी तो अपने साथ नमी की मात्रा लेके उड़ेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो तमिलनाडु के तटों पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण वर्षा होती है, क्योंकि ये पवनें इस समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, अब शीत ऋतु में ही देश के उत्तरी भाग में कैसे वायु दाब होता है, उच्च दाब का, कमज़ोर होता है, उच्च होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हल्की पवनें होती हैं इस क्षेत्र से बाहर की ओर बहती हैं। ठीक है, और उच्चावच से प्रभावित होकर, उच्चावच का मतलब जैसे जो पहाड़ हैं उनसे प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। पहले वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बह रही थी, जैसे वो कहाँ बहती हैं, गंगा घाटी में बहती हैं। ठीक है, और शीत ऋतु में मौसम किस प्रकार का रहता है, क्या क्या वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। शीत ऋतु में किस तरह का आसमान रहता है, तापमान कैसा है, पवनें किस प्रकार के। तो मौसम जो है आपका, आसमान कैसा है, साफ रहेगा, तापमान और आर्द्रता कम रहेंगी, पवनें स्थिर रहेंगी। ठीक है,
और परिवर्तित होंगी। ठीक है, फिर है आपके पास कि शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसका कारण क्या है। उसका कारण है उत्तरी मैदानों में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण। और इन्हीं वर्षा को हम महावट कहते हैं, जिनकी मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। रबी की फसल सरसों, गेहूँ, मटर, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कहाँ पर, भारत के कौन से भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, वो है आपका प्रायद्वीप भाग। यहाँ पर शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में यहाँ तापमान के स्वरूप ना के बराबर में परिवर्तन होता है। फिर है आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में खिसक जाती है? उत्तर की तरफ खिसक जाती है। और मार्च से मई के तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से? मार्च से मई के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार का दाब हो गया? आपका निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ये नहीं, हाँ, अब लू किस प्रकार की वो हवा है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें, तो लू जो है ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये कैसी होती हैं? धूल भरी और सूक्ष्म पवनें होती हैं। लू स्टेटमेंट में आ सकता है आपके पास कि लू जो है ना धूल भरी है, गर्म में सूक्ष्म पवनें है, सही या गलत। ठीक है, जो कब बहती है? दिन के समय भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में कौन सी वर्षा होती है? पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसे हम आम्र वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम जो है वो जल्दी पक जाते हैं। तो आम्र वर्षा कहाँ होगी? कर्नाटक और केरल में। कब होगी? ग्रीष्म ऋतु के अंत में होगी। वो किस प्रकार की मानसूनी वर्षा है? पूर्व मानसूनी वर्षा। ठीक है, या ऋतु नहीं, वर्षा। वर्षा फिर है आपकी तीसरा है वर्षा ऋतु, यानी कि मानसून का आगमन। ठीक है, अब मानसून का आगमन कैसे होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइनें मैंने आपको कवर कराई हैं, प्लीज़ उनको कर लीजिए, क्योंकि डीएसएसबी एग्ज़ाम में इन लाइनों से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।